फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 एक्टिविटी हैं। पहले एक्टिविटी का नाम है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके अंदर हम प्रॉफिट के अंदर प्लस करते हैं टैक्स, डिविडेंड और जनरल रिजर्व। यानी प्रॉफिट, दोनों ईयरों के प्रॉफिट का डिफरेंस, टैक्स करंट ईयर का, डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और जनरल रिजर्व में इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला जो नाम आता है उसमें अमाउंट आती है नॉन कैश आइटम में एक्सपेंसेस के पैसे। वो एक्सपेंसेस जो कैश में नहीं होते, जैसे कि डेप्रिशिएशन, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस वगैरह। नेक्स्ट इसके बाद हमारा नाम आता है अगला नॉन कैश आइटम में इनकम। इनकम में नाम आ गया इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या रेंटल इनकम वगैरह। इन सभी का टोटल करने का जो अमाउंट निकल कर आती है उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यानी कि आपके ऊपर से लेकर यहाँ तक की जितनी भी बातें आती हैं उसका नाम होता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेक्स्ट इसके बाद अगर किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है तो वो लिखी जाती है इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स। और नीचे अगर किसी भी लायबिलिटी में डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और एसेट्स में इंक्रीजिंग हो तो इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के मुकाबले जो भी चेंजेस निकल के आते हैं इन दोनों में, हम उन दोनों को यहाँ लिखते हैं इन दोनों के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख के। टैक्स अगर कॉस्ट में दिया होता है तो दोनों टैक्स अलग अलग लिखे जाते हैं। करंट ईयर का टैक्स आपका प्रॉफिट में प्लस होता है और प्रीवियस ईयर का टैक्स आपका नीचे डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी में शो करा जाता है। इस तरह से आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एक्टिविटी होती है सेकंड एक्टिविटी जो होती है उसका नाम है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स यानी कि फिक्स एसेट्स आती हैं। अब दोनों एसेट्सों का डिफरेंस देखते हैं। प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में अगर डिक्रीजिंग होती है तो वो जाता है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स में, और अगर प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में कोई भी इंक्रीजिंग हो जाती है तो उस अमाउंट को हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स यानी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर लिखते हैं। ऊपर वाली अमाउंट जो होती है सेल्स वाली प्लस की होती है और परचेज की अमाउंट जो होती है वो माइनस की होती है। इस तरह से हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाता है इन्वेस्टिंग का कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपका आंसर बी का निकल कर आता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारी बनती है सी एक्टिविटी। सी एक्टिविटी जो होती है हमारी होती है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट लिए जाते हैं। यानी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरो और शॉर्ट टर्म बोरो। इन अमाउंटों में अगर प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में इंक्रीजिंग होती है तो हम लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स में, और डिक्रीजिंग अगर होती है तो लिखते हैं रिडम्पशन यानी कि पेमेंट ऑफ शेयर में। और इशू वाले प्लस के होते हैं, पेमेंट वाले माइनस के। इनको प्लस माइनस करके हमारा आंसर निकल कर आ जाता है सी एक्टिविटी का। जब तीनों एक्टिविटियों के आंसर आ जाते हैं तो हम लास्ट में तीनों एक्टिविटियों के आंसरों को प्लस करते हैं। यानी ए एक्टिविटी का आंसर, बी एक्टिविटी का आंसर और सी एक्टिविटी का आंसर, इनको प्लस कर लिया जाता है। और एक एक लाइन छोड़ने के बाद प्रीवियस ईयर का कैश और करंट ईयर का कैश लिख देते हैं। तीनों के जो टोटल निकल कर आते हैं एक्टिविटियों के, इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग के और ऑपरेटिंग के, ABC, इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर का कैश होता है उसे आप प्लस कर लेते हैं और जो करंट ईयर का कैश होता है उसे हम कर देते हैं माइनस। इस तरह से हमारा लास्ट में आंसर जो ना 0 निकल कर आता था। यानी कि आप कह सकते हैं कि डी के अंदर अगर हम ई को प्लस करेंगे तो उसका टोटल एफ के बराबर आता है, और अगर एफ को माइनस कर देंगे तो आंसर 0 निकल कर आता है। तो इस तरह से आपकी तीनों एक्टिविटी बनती हैं। जब आप तीनों एक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ज़रूरी होती हैं, इसके लिए ज़रूरी होती है हमारे पास कि हम ये देखें कि बैलेंस शीट के हिसाब से हम तीनों एक्टिविटियों में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिजर्व सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आप लिखते हैं। दूसरी चीज़ करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। ये तीन बातें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं। यानी ए एक्टिविटी में रिजर्व सरप्लस आएगा, करंट लायबिलिटी आएंगी और करंट एसेट्स आएंगी।
नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें ध्यान रखना है प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट्स है टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, ये दोनों चीज़ें आती हैं। मोस्टली हमें ध्यान रखना है इंटेंजिबल एसेट्स का। अगर इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्रीजिंग है, अगर हो जाती है इंक्रीज, तो इंक्रीज तो लिखी जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और अगर किसी वजह से हो जाती है डिक्रीज, तो डिक्रीज जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यानी कि हमें ध्यान रखना होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसी के साथ साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में कंडीशन हो गई, साथ में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता। तीसरी एक्टिविटी हमारी जो है उसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, दोनों भी हो सकती हैं या कोई भी एक हो सकती है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरो, इसी के साथ साथ करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म बोरो भी इसी में आता है। यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास जो आते हैं वो शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी शॉर्ट टर्म बोरो आते हैं। इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं। और हमारे पास सबसे लास्ट में जो है वो आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास कोई भी बैंक की अमाउंट, ट्रेजरी बिल, किसी भी तरह का कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, चेक, करंट इन्वेस्टमेंट, ये 6 चीज़ें आपके पास हैं। अगर इन 6 चीज़ों में से कोई भी नाम आपका आता है तो आप ई में और एफ में लिखते हैं। ई में प्रीवियस है की अमाउंट और एफ में करंट है की अमाउंट। अगर सपोज कीजिए एक से ज़्यादा अमाउंट आ जाती है किसी की भी, तो उन सभी अमाउंटों को प्लस कर लिया जाता है और एक साथ लिख दिया जाता है ई में और एफ में, जो भी नाम दे रखे हों। सारी अमाउंट आ जाए तो सभी को आप प्लस कर सकते हैं, इन सभी को प्लस करके आप एक साथ लिख सकते हैं किसमें, अंदर हमें बैलेंस शीट दी होती है। और बैलेंस शीट के हिसाब से सबसे पहले हम ये टिक लगाते हैं कि मेरी जितनी भी हेड हैं या सब हेड हैं वो किस किस एक्टिविटी में आएंगे। मेरे पास 3 एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग ए, इन्वेस्टिंग बी और फाइनेंसिंग सी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस हिसाब से होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर सबसे पहला नाम जो मेरा होता है वो होता है शेयर कैपिटल का। तो शेयर्स कैपिटल हमेशा सी एक्टिविटी में आता है, ये हमने पीछे भी देखा, तो मैंने वहाँ सी लिख लिया। रिजर्व सरप्लस का मतलब प्रॉफिट लॉस हो गया, और प्रॉफिट लॉस हमेशा ए एक्टिविटी में आता है, तो मैंने इसलिए ए लिख लिया ताकि मैं इजीली इसे कर सकूँ। लॉन्ग टर्म बोरो नॉन करंट लायबिलिटी है, और मैंने अभी पीछे पढ़ा हमेशा सी एक्टिविटी में आते हैं। करंट लायबिलिटी में जो शॉर्ट टर्म बोरो होता है यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा सी एक्टिविटी में आते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप पीछे का फॉर्मेट देख सकते हैं। अब इसके बाद बचती है हमारे पास ट्रेड पेबल जो होता है वो हमेशा आपका ए एक्टिविटी में आता है। ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। अगर नोट टू अकाउंट दे रखा हो और नीचे अमाउंट क्रेडिटर्स और बिल पेबल की दी हो तो आप दोनों को अलग अलग लिखते हैं। यानी कि ट्रेड पेबल आपका ए एक्टिविटी में आता है इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी के अंदर या डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नाम आ जाता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में नाम आते हैं मोस्टली आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस वाले। ये जो होते हैं हमेशा ए एक्टिविटी में आते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर। और सबसे लास्ट में हमारा पास होगा टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अमाउंट जो होती है वो अलग अलग जाती हैं, करंट की अमाउंट अलग और प्रीवियस की अमाउंट अलग। तो इसलिए मैंने ए का नाम 2 बार लिखा है ताकि आपको पता रहे कि टैक्स हमेशा 2 बार आता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम एसेट्स की तरफ। हमारी जो एसेट्स होती है, एसेट्स में सबसे पहला नाम होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि टेंजिबल एसेट्स, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, ये सारी की सारी चीज़ें बी एक्टिविटी में आती हैं, आप वहाँ देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पास आता है इंटेंजिबल एसेट्स। अभी हमने पीछे पढ़ा इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इंक्रीजिंग है तो बी एक्टिविटी में,
और अगर डिक्रीजिंग होगी तो नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी नॉन कैश आइटम के ए एक्टिविटी में। ध्यान रखना है इंटेंजिबल एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्रीजिंग बी एक्टिविटी, डिक्रीजिंग ए एक्टिविटी। नेक्स्ट इसके बाद नाम आता है हमारा अगला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बी एक्टिविटी में आते हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हमेशा बी एक्टिविटी में आते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परचेज और सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नाम आ जाता है अब करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री का नाम। इन्वेंट्री की जो अमाउंट होती है वो हमेशा ए एक्टिविटी में आती है, इन्वेंट्री स्टॉक्स। कभी कभी स्टॉक का नाम आ जाता है ब्रैकेट में, यानी कि नोट टू अकाउंट्स में। तो इन्वेंट्री स्टॉक्स आपके आते हैं इंक्रीजिंग करंट एसेट्स, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स ए के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल नाम करंट गलत आ गया, ट्रेड रिसीवेबल केवल नाम। ट्रेड रिसीवेबल की जो अमाउंट्स होती है वो ए एक्टिविटी में आती है। ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल हमेशा ए एक्टिविटी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट्स होता है, यानी कि वो अमाउंट जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करी गई हो, इसे हम कैश और कैश इक्विवेलेंट के साथ प्लस करके लेते हैं, यानी ई और एफ एक्टिविटी में, प्रीवियस और करंट के हिसाब से। और कैश इक्विवेलेंट आता है ई और एफ में हमेशा। अगर करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट दोनों अमाउंट दे रखी हूँ तो दोनों की प्रीवियस की अमाउंट एक साथ प्लस कर लेंगे और करंट की अमाउंट एक साथ प्लस कर लेंगे। प्रीवियस की अमाउंट आपकी आ जाएगी ई में और करंट की अमाउंट आपकी आ जाती है एफ में। तो इस तरह से आप ई में और एफ में उन अमाउंटों को शो कर देते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। कहने का मतलब ये हुआ कि करंट इन्वेस्टमेंट या कैश इक्विवेलेंट की दोनों अमाउंट हों तो दोनों अमाउंटों को एक साथ प्लस करके शो करा जाता है। और सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है नाम क्या चीज़, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स हमेशा ए एक्टिविटी में आते हैं। अदर करंट एसेट जो होते हैं इनमें मोस्टली आते हैं प्रीपेड, अकड़ वगैरह। तो ये चीज़ें ए एक्टिविटी में शो करी जाती हैं। आप देखते हैं इंक्रीजिंग करंट एसेट्स है या डिक्रीजिंग करंट एसेट्स है, उसके हिसाब से भरते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आप करें, क्वेश्चन में करने से पहले सबसे पहले ये नाम याद रखें कि तीनों एक्टिविटी में कौन कौन से नाम आएंगे। जब आपको ये तीनों नाम याद होंगे, ए एक्टिविटी किस में जाएगा, बी किस में, सी किस में, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट में देखते हैं किस तरह। लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये चीज़ें आपकी इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। नॉन कैश इनकम में कोई रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम के साथ कोई आपका इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, आपकी इनकम में आ जाएंगे। या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये टोटल आपका कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेक्स्ट इसके बाद जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटियों में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी वो आप लिखेंगे इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स के अंदर। और सबसे लास्ट में टैक्स अगर दिया होगा तो प्रीवियस का नीचे और करंट का आपका ऊपर जाएगा। आप फॉर्मेट तैयार करके रखेंगे। सेकंड फॉर्मेट जो हमारा होगा वो होगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आप बीच में दो लाइन छोड़ेंगे, ज़्यादा लाइन नहीं छोड़ेंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स डिक्रीजिंग, अगर अमाउंट में कोई डिक्रीजिंग हो तो। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर अमाउंटों के बीच में इंक्रीजिंग हो तो अमाउंट। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स, अगर अमाउंटों में इंक्रीजिंग होगी तो। रिडेम्पशन या पेमेंट ऑफ शेयर या डिबेंचर्स, अगर अमाउंटों में डिक्रीजिंग होगी तो। दोनों का आंसर के बाद आप तीनों एक्टिविटियों को टोटल करेंगे, ए बी सी, इनके बीच में एक एक लाइन का स्पेस रख लेंगे। इसके बाद प्रीवियस का कैश प्लस कर लेंगे और करंट का कैश हम माइनस करेंगे। आप पहले फॉर्मेट बना लेंगे और हम पहुंचते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। और क्वेश्चंस पर हम सबसे पहले तीनों एक्टिविटी बनाने के बाद हम अपने क्वेश्चंस में सबसे पहले लिखेंगे ए बी और सी। ए बी सी से मतलब हो गया कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो एक्टिविटी हैं कौन कौन सी चीज़ें किस किस एक्टिविटी में जाएंगी। इसके लिए आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। जैसे हमने वहाँ देखा था शेयर्स कैपिटल हमेशा सी एक्टिविटी में आती है, रिजर्व सरप्लस हमेशा ए एक्टिविटी में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोज हमेशा सी एक्टिविटी में आते हैं। इसी तरह ट्रेड पेबल ए एक्टिविटी में, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो है या शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारा 2 बार आता है टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो मैंने यहाँ सी ए ये लिख लिए। अब ये कैसे लिखे जाते हैं इसके लिए आप पीछे वीडियो में देखिए कि शेयर कैपिटल किस जगह आती है, ए एक्टिविटी में, बी एक्टिविटी में या सी एक्टिविटी में।
इसी तरह रिजर्व सरप्लस और बाकी चीज़ें। अब एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हमेशा बी एक्टिविटी में आता है, तो मैंने यहाँ बी लिया। इंटेंजिबल एसेट्स में मुझे देखना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर इंटेंजिबल एसेट्स में डिक्रीजिंग है यानी प्रीवियस ईयर में अमाउंट कम है और करंट ईयर में उससे भी कम हो, यानी कि अगर प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में अमाउंट कम है तो ए एक्टिविटी में आएगी यानी नॉन कैश एक्सपेंसेस में। अगर प्रीवियस ईयर की अमाउंट कम है और करंट ईयर की अमाउंट ज़्यादा है तो बी एक्टिविटी में आएगा यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आपको ध्यान रखना है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। नेक्स्ट, इन्वेंट्री हमेशा ए एक्टिविटी में आएगी, ट्रेड रिसीवेबल ए एक्टिविटी में, और लास्ट में कैश और कैश इक्विवेलेंट जो होगा हमारा, तो सबसे लास्ट में हमारा आएगा कहाँ पर, ई में और एफ में। करंट ईयर की अमाउंट ई में और प्रीवियस ईयर की अमाउंट एफ में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा नाम था शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर में अमाउंट जो है 30 लाख रुपए की है और करंट ईयर में हमारे पास जो अमाउंट है वो कितने की है, 40 लाख रुपए की। अगर ध्यान से हम देखें तो दोनों अमाउंटों के बीच में इंक्रीजिंग हो रही है। तो हम पहुंचते हैं सी एक्टिविटी में और सी एक्टिविटी में देखते हैं इंक्रीजिंग। सी एक्टिविटी में हम आ गए। सी एक्टिविटी में हमारा इंक्रीजिंग जो था वो था इशू ऑफ शेयर्स में। तो हमने इशू ऑफ शेयर्स में शेयर कैपिटल नाम लिखा और दोनों का डिफरेंस डिटेल में लिख दिया, अमाउंट 10 लाख रुपीज़ का। आगे आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी है रिजर्व एंड सरप्लस की। हमने देखा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में पहले अमाउंट 6 लाख रुपए का था और आज की अमाउंट जो है यानी करंट ईयर की अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए की है। इस तरह से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है और हमारा रिजर्व एंड सरप्लस जाता है ए एक्टिविटी में। तो आते हैं ए एक्टिविटी में। सबसे पहले हम प्रॉफिट और लॉस लिख लेते हैं। आप प्रॉफिट लॉस की अमाउंट को वर्किंग नोट में नीचे लिख लेंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस के साथ टैक्स, डिविडेंड और जर्नल रिजर्व प्लस करा जाएगा, तो आप वहाँ वर्किंग नोट बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ बना लिया है ऊपर देखने के लिए। प्रॉफिट 4 लाख रुपए का आ गया, दोनों का डिफरेंस। आगे आते हैं साहब। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा नाम हमारा आता है लॉन्ग टर्म बोरो। लॉन्ग टर्म बोरो सी एक्टिविटी में। अब लॉन्ग टर्म बोरो में हम देखेंगे अमाउंट प्रीवियस ईयर में अमाउंट हमारे पास 4 लाख की थी और करंट ईयर में अमाउंट हो गया 3 लाख रुपए की। यानी कि आप देखेंगे आपकी प्रीवियस ईयर की अमाउंट 4 लाख और करंट ईयर की अमाउंट 3 लाख, इस हिसाब से डिक्रीजिंग हो जाती है। तो सी एक्टिविटी में हम जाते हैं डिक्रीजिंग में। सी एक्टिविटी हमारी सी एक्टिविटी है और सी एक्टिविटी में हमारी हो रही है अमाउंट डिक्रीज। तो डिक्रीज की वजह से हमने लिखा रिडम्पशन में यानी पेमेंट में, दोनों का डिफरेंस 1 लाख रुपए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर नेक्स्ट हमारा नाम आता है ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में। क्योंकि नाम करंट लायबिलिटी के अंदर है तो इसीलिए ए एक्टिविटी में आया। पहले जो अमाउंट थी वो 4 लाख रुपए की थी और अब आपकी अमाउंट हो गई 3 लाख रुपए की। प्रीवियस ईयर में अमाउंट 4 लाख और करंट ईयर में अमाउंट 3 लाख हो गई, यानी कि करंट लायबिलिटी में हो गई डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी अमाउंट 1 लाख। देखते हैं आगे जाकर डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, ये आ गया आपका डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल का नाम लिखा और दोनों का डिफरेंस हमने लिख दिया 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे नाम आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी कि टैक्स। हम जानते हैं टैक्स को 2 जगह लिखा जाता है, एक तो प्रॉफिट में प्लस करते हैं और दूसरा हम नीचे डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन दोनों की अमाउंट अलग अलग आती है। ये अमाउंट आपकी प्रीवियस ईयर की है और इधर की अमाउंट आपकी किसकी है, करंट ईयर की। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपकी करंट ईयर की अमाउंट जो थी वो कितनी की थी, 1,40,000 की आपने प्रॉफिट में प्लस कर ली और प्रीवियस ईयर की अमाउंट जो थी आपके टैक्स की वो थी 1,20,000 रुपये, जो नीचे चला गया डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। इस तरह से टैक्स की 2 अमाउंटें अलग अलग आ गई, यानी कि प्रॉफिट 4 लाख में 1,40,000 टैक्स की प्लस होंगे और दूसरा टैक्स आपका जो प्रीवियस ईयर का है वो नीचे पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में हमारा नाम आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि मशीन, बिल्डिंग या फर्नीचर जो भी नाम होगा, इसे आप नोट टू अकाउंट से देख सकते हैं। लास्ट ईयर अमाउंट जो थी आपकी वो थी 30 लाख रुपए की और अब आपकी अमाउंट हो गई है 43 लाख रुपीज़ की, यानी कि अमाउंट्स में हो गई है इंक्रीजिंग। तो बी एक्टिविटी में पहुंचते हैं और देखते हैं इंक्रीजिंग करंट एसेट्स कहाँ पहुंचता है। हम आगे बी एक्टिविटी में इंक्रीजिंग करंट एसेट्स हमारा आता है परचेज के अंदर। तो नाम लिखा हमने मशीन है तो मशीन का नाम,
या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो भी नाम लिखा हो उस नाम को लिखेंगे परचेज के नीचे इंक्रीजिंग होने पर, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस आपका आ गया 13 लाख रुपए का। इस तरह से हमारी बी एक्टिविटी कंप्लीट हुई और हम आते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास नाम आ गया इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल का। गुडविल कह दो, पेटेंट कह दो, कोई भी नाम से आ सकता है। हम देखते हैं लास्ट ईयर में अमाउंट हमारी यानी प्रीवियस ईयर में अमाउंट हमारे पास है 5,40,000 की, और अब हमारी जो अमाउंट हो गई है वो हो गई है 4,40,000, यानी कि अमाउंट के बीच में आ गया डिफरेंस डिक्रीजिंग का। अब डिक्रीजिंग की वजह से हमारा ये अमाउंट पहुंचा ए एक्टिविटी में, ए एक्टिविटी में पहुंच गए, और ए एक्टिविटी में नाम लिखा हमने नॉन कैश आइटम यानी एक्सपेंसेस के अंदर नाम टेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल का, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस ले लिया कितना, आपका 1 लाख रुपए का डिफरेंस। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्योंकि हमारे पास ऊपर लिखा है करंट एसेट्स, तो ये एक्टिविटी में आता है। अब करंट एसेट्स में हम देखते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। लास्ट ईयर हमारे पास अमाउंट थी 4,20,000 4,20,000 रुपये, और अब अमाउंट हमारे पास हो गई है कितने की, 5 लाख रुपए की। तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल अमाउंट इंक्रीज हो गई। आप कह सकते हो इंक्रीजिंग करंट एसेट्स आपकी हो गई, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। तो पहुंचते हैं ए एक्टिविटी में, देखते हैं इंक्रीजिंग करंट एसेट्स आपका ये रहा, और आपने नाम लिखा इन्वेंट्री का, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस आपका 80,000 आ गया, यानी 80,000 रुपये किस चीज़ के आ गए, आपके इन्वेंट्री के, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स के नीचे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा नाम जो आता है वो किस चीज़ का आता है, ट्रेड रिसीवेबल। अब क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल भी हमारी एसेट्स है, एसेट्स में लास्ट ईयर अमाउंट जो थी वो थी 3,20,000 रुपये की, और अब जो अमाउंट हो गई है वो हो गई है 1,20,000 की। लास्ट ईयर अमाउंट थी 3,20 की, 3,20,000, और अब अमाउंट जो हो गई वो कितने की हो गई, 1,20, यानी कि डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग किसके अंदर हो गया, करंट एसेट्स में। तो पहुंचते हैं डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, देखते हैं डिक्रीजिंग करंट एसेट्स का नाम ऊपर था, नाम हमने ऊपर लिखा ट्रेड रिसीवेबल, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस आपका कितने का आ गया, 2 लाख रुपए का, दोनों का डिफरेंस लिख दिया। इस तरह से इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स के नीचे ट्रेड रिसीवेबल आ गया और अमाउंट 2 लाख रुपए की आ गई। नेक्स्ट अगला नाम, लास्ट नाम हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम जानते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट अलग अलग जाते हैं, प्रीवियस ईयर की अमाउंट और करंट ईयर की अमाउंट दोनों। प्रीवियस ईयर ई में और करंट ईयर का पैसा जो जाएगा वो किस में आ, इस तरह से हमारा करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का अमाउंट, यानी करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट दोनों अमाउंट अलग अलग जाएंगे। प्रीवियस ईयर का ई और करंट ईयर का अमाउंट आपका जो हो गया वो किस में हो गया, एफ में। तो देखते हैं पीछे, करंट ईयर की अमाउंट 380 है और प्रीवियस ईयर के 2,40,000। तो मैंने अमाउंट लिखी प्रीवियस ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर की अमाउंट 2,40,000 और करंट ईयर की अमाउंट 3,80,000। क्योंकि लेस वाला था इसी मारे मैंने उसे माइनस में शो कर दिया है, इसी वजह से। जो प्लस वाली चीज़ आप उसे एज इट इज़ शो कर सकते हैं। अब पूरे क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं कि हमारा पूरा क्वेश्चन कैसा था। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी हमारी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने प्रॉफिट और टैक्स दोनों को ऐड कर लिया और दोनों की अमाउंट आपकी बाहर आ गई 5,40,000। नॉन कैश एक्सपेंस में आपके पास 1 लाख रुपये अमाउंट है। इसी तरह से ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट 2 लाख है, और नीचे 3 अमाउंट हैं डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और इंक्रीजिंग करंट एसेट्स के अंदर। तीनों अमाउंटों का टोटल हम बाहर ले लेंगे। अब जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सारी बातें लिख लेती हैं तो सभी के टोटलों को बाहर लिखा जाता है अपनी अपनी सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ टोटल लिखा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस का टोटल बाहर 1 लाख आ गया। मैंने देखा नॉन कैश इनकम में कोई नाम नहीं था तो उसके पैसे नहीं लिखे। इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स में एक ही आइटम था और अमाउंट का टोटल है 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी इंक्रीजिंग करंट एसेट्स में 3 नाम हैं, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री और टैक्स। तीनों को टोटल करा, बाहर अमाउंट 3 लाख की आ गई और इसे ब्रैकेट में लिया। उसकी वजह ये रही कि डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी माइनस की होती है तो उसे माइनस से शो करा। अब आप प्लस माइनस करेंगे, 5,50,000 में 1 लाख को हम क्या कर लेंगे प्लस, फिर 2 लाख जो हैं उस टोटल में से प्लस कर लिया जाएगा और माइनस करने का तो आपका अमाउंट नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं टोटलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले
5,40,000 में 1 लाख प्लस करके अमाउंट आ गई आपकी 6,40,000। 6,40,000 में इनकम में कुछ था नहीं, अगर होता तो माइनस कर लेते। अब आता है इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी और 2 लाख रुपए प्लस करके आपकी अमाउंट आ जाती है 8,40,000 रुपये। और डिक्रीजिंग करंट एसेट से 3 लाख माइनस करके आपका नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो आंसर निकल कर आता है वो निकलता है 5,40,000। इस तरह से आप टोटल देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। हम आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास एक ही नाम था मशीन, और मशीन की अमाउंट केवल 13 लाख रुपए की है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 हैं, शेयर्स के 10 लाख रुपए हैं इशू में, और 1 लाख रुपए हैं पेमेंट में। तो आगे बढ़ते हैं, इनका टोटल देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल डिक्रीजिंग में थे, यानी कि परचेज के अंदर 13 लाख, तो केवल मेरा माइनस का आंसर आया 13 लाख रुपए का। आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है इसके अंदर हमारे पास 2 आइटम हैं, 10 लाख प्लस के और 1 लाख रुपए जो है माइनस के हैं। तो 10 लाख में से 1 लाख माइनस करके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो आंसर आया वो 9 लाख रुपए का आ गया। ऑपरेटिंग में एक ही आइटम था, इन्वेस्टिंग में केवल एक ही आइटम था, तो वहाँ 13 लाख आया खाली। जबकि फाइनेंसिंग में 2 थे, प्लस वाले में से माइनस वाले को हमने माइनस कर लिया, यानी प्लस के 10 लाख रुपए में से माइनस के 1 लाख रुपए माइनस करे, और हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितने का निकला, 9 लाख रुपए का। इस तरह से हमारी 3 एक्टिविटी कंप्लीट होती हैं। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का जो आंसर था हमारा वो था हमारे पास 5,40,000। इन्वेस्टिंग का आया 13 लाख और फाइनेंसिंग का आ गया 9 लाख रुपए का। और ये तीनों का टोटल जो बैठा, ए बी और सी का टोटल, ए का टोटल, बी का टोटल और सी का टोटल, तीनों का टोटल हो गया 1,40,000 रुपये का। और इस 1,40,000 के अंदर हम प्रीवियस ईयर का कैश प्लस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर का आपका कैश आया 2,40,000 का, और करंट ईयर का कैश जो है हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस 3,80,000। इस तरह से हमारी टोटल एक्टिविटी बन जाती है तीनों, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और